नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के बीच जकार्ता में शिखर वार्ता आज। समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश बढ़ाने पर होगी चर्चा। रक्षा सहयोग पर समझौते की उम्मीद। आज से 2 दिन की हड़ताल पर 21 सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी। सम्मानजनक वेतन समझौता लागू करने की मांग। 10 लाख बैंक कर्मियों की हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और नागालैंड में 123 बूथों पर फिर से मतदान जारी। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। सोमवार को हुए उपचुनाव में वीवीपैट मशीन में आई गड़बड़ी की खबरों के बाद चुनाव आयोग का फैसला। आंधी, बारिश और बिजली गिरने से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अब तक 60 लोगों की मौत। बारिश से तटीय कर्नाटक में जनजीवन अस्त व्यस्त। 2 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद। अगले 48 घंटों में और बारिश का अनुमान। उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी। कई इलाकों में पारा 45 के पार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में मंगलवार को 49 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे की। एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा देने के मकसद से 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कालीबाटा में राष्ट्रीय हीरो सिमेट्री पहुंचे और इंडोनेशिया के उन राष्ट्रीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी थी। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नेशनल हीरो सिमेट्री पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अस्ताना मर्डिका स्थित राष्ट्रपति भवन में परंपरागत स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के बीच आज होने वाली शिखर वार्ता भी काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें द्विपक्षीय और आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली इंडोनेशिया यात्रा है। दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में समुद्री रक्षा सहयोग दोनों नेताओं के बीच बातचीत का प्रमुख एजेंडा हो सकता है। आतंकवाद, द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने के तरीकों और निवेश समेत क्षेत्रीय और आपसी हितों के मसले पर भी चर्चा की उम्मीद है। As close maritime neighbors, there are issues which concern both of us in a very fast developing, fast evolving global situation. So there are issues relating to maritime, there are issues relating to economic development, and also people to people, because that is a very strong pillar of India-Indonesia, and you can see particularly people who are coming from India. दोनों नेता आज भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे को लेकर वहां पर भारत इंडोनेशिया पतंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो आज स्काइट एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे। भारतीय पौराणिक महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की थीम पर हो रहे इस पतंग प्रदर्शनी में इन काव्यों में आए प्रसंगों के आधार पर पतंगों का प्रदर्शन किया गया है। It's very, very good to know again about the Ramayana and Mahabharata. So this is good idea. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने वाले हैं। इसे लेकर भारतीयों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
जकार्ता कन्वेंशन सेंटर में इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। तैयारियां तो बहुत हो रही हैं। हम लोग तो पिछले करीब 1 महीने से ऐसे लगे हुए हैं टू मेक दिस इवेंट अ सक्सेस, इन द सेंस कि हर चीज़ सही होनी चाहिए। लॉट ऑफ पीपल आर रियली एक्साइटेड। हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो आएंगे। एंड एवरीबडी, आप देख ही रहे हैं कितने सारे वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड वी वांट टू हियर हिम एंड वी वांट टू सी हिम एंड listen to him. Very important moment for all of us, the Indian community in Indonesia. This is a moment it's a historical moment for all of us, so we are extremely excited and nervous at the same time and well prepared for our PM to come and visit us. इससे पहले कल शाम इंडोनेशिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। राजधानी जकार्ता में सुकार्नो हाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री एंगतरियास्तो लुकिता ने उनकी अगवानी की। से बाहर निकलने पर जकार्ता में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। बाद में प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए इंडोनेशिया के भारतीय समुदाय का शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की। हम इतने अच्छी तरह से हमसे मिले, हमें इतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। बहुत खुशी हो रही है हम सबको, हम इतने एक्साइटेड हैं यहाँ पर। हमसे हाथ मिला लिया, बहुत खुशी हुई, मन की इच्छा पूरी हो गई सर। So excited and very happy to welcome here. जकार्ता पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और मजबूत संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक हितों को और मजबूती मिलेगी। और आइए इस दौरे को लेकर हम ज्यादा बातचीत करेंगे अपने विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन से, जो इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अलग अलग विशेषताओं के साथ साथ दोनों ही देशों में तमाम समानताएं भी हैं। फिलहाल आज किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है और दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों की उम्मीद भी की जा रही है, खासकर समुद्री सुरक्षा को लेकर भी किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरह का सहयोग आगे बढ़ सकता है? देखिए, दो अहम मामले हैं जिसमें कि एक रक्षा और सुरक्षा का मामला है। इंडोनेशिया जिस इलाके में है उस इलाके में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खास करके चीन के दबदबे की वजह से। और वैसी स्थिति में भारत और इंडोनेशिया के बीच में पहले से भी एक रक्षा समझौता है जिसे कि रिन्यू करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आज जब बातचीत होगी तो उस रक्षा समझौते को रिन्यू करने के, उसको नए तरीके से नए और उसमें कई आयाम जोड़ने के लिए कुछ बातें हो सकती है, हो सकता है समझौते भी हों। लेकिन जो उससे भी अहम एक और बात है कि इस पूरे इलाके की एक तरीके से निर्भरता हो गई है चीन पर व्यापार के मामले में भी। तो इंडोनेशिया व्यापार के मामले में भी भारत के साथ करीब आना चाहता है। और जैसा कि भारत की जो कई कंपनियां हैं वो इंडोनेशिया में काम कर रही हैं और वहाँ तकरीबन 1.5 लाख इंडोनेशियाई नागरिक है जिनको कि भारत की कंपनियां नौकरी देती हैं। तो इस तरीके से इंडोनेशिया इस बात को बखूबी समझता है कि भारत का इस पूरे इलाके में और ख़ासतौर पर इंडोनेशिया में बहुत ही सकारात्मक भूमिका है। तो इस व्यापारिक संबंध को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी खास बातें होने की उम्मीद है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और आसियान के बीच में जो संबंध है उसमें इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा पुल रहा है, पहले भी और आज भी है। तो भारत और आसियान के बीच में जब से एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उसे लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में तब्दील किया, इससे आसियान के देश काफ़ी इससे उत्साहित हैं और वे चाहते हैं कि भारत लगातार इस इलाके में अपनी सक्रिय उपस्थिति बनाए रखे। तो उस उपस्थिति को बनाए रखने में इंडोनेशिया की अहम भूमिका होगी, क्योंकि इंडोनेशिया के पास एयरपोर्ट हैं, पोर्ट हैं। तो जो एक उम्मीद की जा रही है कि एयरपोर्ट और पोर्ट के आधुनिकीकरण में भी भारत कोई भूमिका निभाएगा और वहां अपनी उपस्थिति भी बढ़ाएगा। तो ये जो 3 आयाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के, ये 3 अहम आयाम है। एक चौथा जो आयाम है वह है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए भारत लंबे समय से वकालत करता रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आज की हकीकत को नहीं बयान करता है। और ऐसे में इंडोनेशिया जैसे देशों की अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि इंडोनेशिया एक
सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है और भारत की जनसंख्या है उसके ठीक बाद है। तो इंडोनेशिया अभी भारत के पक्ष में एक माहौल बना है। और दूसरा एक अहम बात यह है कि इंडोनेशिया खुद अभी सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्पररी मेंबर बनने का प्रयास कर रहा है। हाँ। और वह भारत से अपेक्षा करता है कि भारत उसमें सहयोग करे। तो एक इस पर सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन के सुधार के मामले में एक व्यापक बातचीत होगी। और जो चौथा एक और आयाम है वह है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, OIC का मामला। OIC के मामले में भारत के बारे में पिछले दिनों बांग्लादेश में ये बात उठी, बांग्लादेश की सरकार ने बात उठाया कि भारत चूंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, तो वैसे में भारत को OIC में कम से कम पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो यह भी संभावना है कि OIC में जब भारत पर्यवेक्षक बन सकता है तो ऐसी स्थिति में जो OIC का एक बिल्कुल खास तरीके का चरित्र है, एक कई बार पाकिस्तान के प्रेजेंस के कारण लगता है कई बार कि OIC बिल्कुल भारत विरोधी रुख अपनाता है, तो OIC के पूरे चरित्र में भी परिवर्तन होगा। तो इस पर भी इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहित अलग अलग मुद्दों पर जो द्विपक्षीय सहयोग है वो किस तरह से और आगे ले जाया जाए, इसे लेकर अहम बातचीत हो सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और इंडोनेशिया के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो 2 जून तक रहेंगे। सिंगापुर जाते हुए 31 मई को प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रुकेंगे, जहां उनका मलेशिया के नए प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। एक्ट ईस्ट नीति को और बढ़ावा देने के मकसद से प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया का दौरा काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया से सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान वो थोड़े समय के लिए मलेशिया में रुकेंगे, जहां मलेशिया के नए नेतृत्व को बधाई देंगे और प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून को सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब और उसके बाद प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग के साथ शिखर वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कौशल विकास, स्मार्ट सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर होगा। सिंगापुर में 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विख्यात सांग्रीला डायलॉग को भी संबोधित करेंगे। ये सांग्रीला डायलॉग में पहली बार होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया के शीर्ष नेताओं के बीच अपना व्यापक विचार साझा करेंगे। Singapore is our strategic partner and plays a vital role in advancing India's Act East policy and in deepening our relations with ASEAN. We function under 4 major pillars of our strategic partnership. One is security, the other is economic cooperation, the next is technology and innovation, and the last is cultural links and people-to-people contacts. प्रधानमंत्री सिंगापुर में कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे। 2 जून को क्लिफोर्ड में एक पट्टिका का अनावरण करेंगे, जहां 27 मार्च 1948 को गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। सिंगापुर के साथ भारत का व्यापार 15 अरब डॉलर्स का है। इंडोनेशिया और सिंगापुर आसियान के 2 अहम सदस्य हैं और वे एशिया प्रशांत में भारत की सक्रिय उपस्थिति का स्वागत करते हैं। ये दोनों भारत के समुद्री पड़ोसी हैं और एक रणनीति रूप से काफी अहम हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुद्रा योजना के लाभार्थियों को नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 12 करोड़ लाभार्थियों को 6 लाख करोड़ रुपए लोन दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के तहत लक्ष्य से ज्यादा लोन को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना रोजगार पैदा करने में भी मददगार साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुद्रा योजना के लाभार्थियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने गरीबों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के साथ ही सफल होने के लिए मंच भी उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना से न सिर्फ स्वरोजगार के अवसर बने हैं, बल्कि इसने लोगों को रोजगार देने वाला भी बनाया है। साथ ही मुद्रा योजना ने लोगों को साहूकारों और बिचौलियों से भी छुटकारा दिलाया है। मुद्रा योजना से न केवल स्वरोजगार के अवसर बने, बल्कि आज ये अपने आप में एक जॉब मल्टीप्लायर का भी काम कर रहा है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यही है, मुद्रा योजना ने ये ब्याजखोर लोगों की चुंगाल से देश के युवा धन को बचाया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ लोन स्वीकृत किए गए हैं और करीब 6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 12 करोड़ लाभार्थियों में से 28% यानी 3.25 करोड़ नए उद्यमी हैं और 74% यानी 9 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं, जबकि 55% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग से हैं। मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है जो बिना किसी भेदभाव के पिछड़े समाज को आर्थिक एवं सामाजिक बल देने का, उन्हें एक सशक्त करने का काम सफलतापूर्वक किया है। जो कारवां बैंकों के साथ शुरू हुआ था, उसमें धीरे धीरे आज अनेकों संस्थान भी जुड़ते चले गए हैं। इस दौरान मुद्रा योजना के लाभार्थियों ने भी प्रधानमंत्री के साथ अनुभव साझा किए। अभी लेने से धंधा अच्छा चल रहा है मेरा, 2 पैसे बचता भी है सर, बैंक भी भरता हूँ सर अच्छे से। समय पर पैसे दे रहे हो बैंक वालों को वापस? जी सर। हाँ, लोगों को पता होना चाहिए। बड़े लोग तो उठा करके भागते हैं, लेकिन गरीब आदमी कभी भागता नहीं है। नहीं सर। हाँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग कम हो रहे हैं, इसलिए हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग होने से हमारा जो बिजनेस है वो उसका ग्रोथ भी होगा और मैं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकती हूँ। मुद्रा बैंक का प्रस्ताव 2015-16 के बजट में रखा गया था। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया था। इसके अलावा 3,000 करोड़ रुपए गारंटी के लिए रखे गए थे। योजना के तहत छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना की मदद से अच्छा उद्यमी बना जा सकता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। एनडीए सरकार के 4 साल पूरे होने पर केंद्र के मंत्री अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईटानगर में, जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शिमला में मीडिया से बातचीत की। पहली बात जो मैं आपसे कहना, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित किया और एनडीए सरकार के 4 वर्षों के कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया। लखनऊ के लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने में सफल होगी। भारत पहले दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, उनके दुनिया की बड़ी 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत नहीं आता था, यानी टॉप 10 इकोनॉमीज में नहीं आता था। टॉप 10 इकोनॉमीज में लाने का काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। लेकिन 4 वर्षों के अंदर ही आर्थिक मोर्चे पर हमारी सरकार ने जो काम किया है, आज मैं कह सकता हूं बड़े गौरव के साथ कि आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 7 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो गई है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार की 4 साल की उपलब्धियां गिनाने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंची। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि देश में भारत चीन सीमा समेत जल्द ही सभी सीमावर्ती इलाकों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे सीमाई इलाकों में सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के लिए कनेक्टिविटी सुविधा मजबूत होगी। रक्षा मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों में इसरो की सफलताओं को भी गिनाया। all satellites which are for the South Asian region, and we are also the only country now, along with a few, who can have global navigation system because of the NAVIC IC that we brought in, the naval IC navigation system, not naval navigation system in the space, which is going to give us a complete picture of our own space viewed pictures, which are very important for our security. केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कानपुर में नोटबंदी, जीएसटी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कड़े फैसलों को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है और कई कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि बीते 4 वर्षों में महिला सशक्तिकरण और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ा है। उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं।
एनडीए सरकार के 4 साल 26 मई को पूरे हुए और इससे पहले 23 मई को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें इस बारे में फैसला लिया गया था कि सरकार के मंत्री 26 मई से 30 मई के बीच 40 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए सरकार के 4 साल के कामकाज का लेखा-जोखा जनता के सामने रखेंगे। इस मौके पर सरकार की ओर से नया नारा भी दिया गया, साफ नीयत सही विकास। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनडीए सरकार, बीजेपी और आरएसएस के बीच बैठकों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार, बीजेपी और आरएसएस के बीच बातचीत होनी है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ आरएसएस के बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में सरकार की आर्थिक नीतियों पर बातचीत की गई। संघ, इसके सहयोगियों, बीजेपी और सरकार के बीच समन्वय बैठक की अध्यक्षता आरएसएस के संयुक्त सरकारवा कृष्णा गोपाल ने की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 7 जून को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रणब मुखर्जी ने इसके लिए रजामंदी भी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति संघ शिक्षा वर्ग के 3य वर्ष समापन समारोह में प्रमुख अतिथि होंगे। आरएसएस का कहना है कि संघ अपने कार्यक्रमों में समाज सेवा में सक्रिय और प्रमुख लोगों को अतिथि के तौर पर बुलाता रहा है। कांग्रेस ने फिलहाल इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि संघ देश की सेवा में लगा संगठन है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता सीके जाफर शरीफ ने प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। The Congress party and Rahul Gandhi they cannot digest that an organization like the RSS has been in the service of the nation, has been taking part in nation building activities, and they would rather like an elite. Rahul Gandhi would see elite not being problematic. Rahul Gandhi would go and stand with people who shout slogans of Bharat ki barbadi. उनको जाने दीजिएगा, वहाँ कुछ बोलें तो हम जवाब देंगे। जब तक हम अभी नो कमेंट पर सीमित है। हमारे आइडियोलॉजी आरएसएस आइडियोलॉजी से अपोस्ट है और वो चेंज आज भी नहीं बदलेंगे, कल भी नहीं बदलेंगे और ये जारी रहेगा। संकुचितता और वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों ने अपने चश्मे को ठीक कराना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है देश इस तरफ बढ़ रहा है और बढ़ेगा। इसलिए संघ इस बात को वेलकम करता है कि प्रणब मुखर्जी वहाँ आ रहे हैं और इस बात को लेकर इट इज नॉट ए पॉलिटिक्स, यह भारतीयकरण है, इंडियनाइजेशन है, हिंदुस्तानीकरण है। इस दृष्टि से देखेंगे तो बहस में मजा भी आएगा और देश को दिशा भी अच्छी मिलेगी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और नागालैंड में सोमवार को हुए उपचुनाव के दिन 123 बूथों पर वीवीपैट मशीन में आई गड़बड़ी की खबरों के बाद इन बूथों पर आज फिर से मतदान जारी है। केरला लोकसभा की 73 और महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया के 49 बूथों पर पुनर्मतदान हो रहा है। वहीं नागालैंड लोकसभा सीट के एक बूथ पर फिर से मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। इन सभी सीटों पर सोमवार को हुए उपचुनाव के दौरान वीवीपैट मशीनों में खराबी की शिकायत दर्ज की गई थी। चुनाव आयोग ने गोंदिया में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने के आरोप में कलेक्टर का ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया है। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी आज से 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ बात नहीं बनने पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने आज और 31 मई को हड़ताल का आह्वान किया है। देशव्यापी हड़ताल में 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 10 लाख कर्मचारी भाग लेंगे। इससे पहले भारतीय बैंक संघ की तरफ से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के वेतन में 2% बढ़ोतरी की पेशकश की गई थी, जिसे बैंक कर्मचारी संघों ने नहीं माना। ये बैंक की वेतन कर्मचारी अधिकारियों का वेज रिवीजन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 5 साल के बाद कर्मचारियों का वेतन समझौता है जो है वो लागू होता है। 1 नवंबर 2017 से हमारा वेतन वृद्धि जो है वो ड्यू थी। जुलाई में हमने वो चार्टर सबमिट किया, लेकिन आईबीए ने जो मीटिंग्स बुलाई 10 राउंड यूनियन के साथ बातचीत की, लेकिन बातचीत में सिर्फ नॉन फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर बात करते रहे, जिसके कारण करीब 16 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़त के बाद बुधवार को इनकी कीमतों में पहली बार गिरावट आई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 60 पैसे और डीजल की कीमत में 56 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 60 पैसे घटकर 77 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 56 पैसे घटकर 68 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर हो गई है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से जटिल समस्याओं का प्रभावी तरीके से हल निकाला जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने भारतीय राजनीति की 50 शिखर महिलाएं पुस्तक के विमोचन के अवसर पर कल ये बात कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजनीति में महिलाओं के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों में फिलहाल 94 महिला सांसद हैं, जो कुल सदस्यता का महज 12% हैं। उपराष्ट्रपति ने राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर चिंता जताई। Time has come now that India should move on the path of giving equal opportunity to women in all fields, in education, in economic empowerment, and also in political empowerment. This is the need of the hour. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के संतुलित प्रतिनिधित्व से जटिल सामाजिक आर्थिक समस्याओं का प्रभावी हल खोजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण की कोशिश हो रही है, वहीं हाल की कुछ घटनाएं गंभीर चिंता भी पैदा करती हैं। Any atrocity should not be politicized. It should be isolated. It should be condemned, and the strongest action should be taken. And moreover, mere law will not suffice. There is a clamor now. Whenever something happens, bring a law, bring Nirbhaya law, bring some other law, Dalit law, this law, that law, and all. Mere law will not suffice. What is required is not mere will, mere bill. What is required is political will, administrative skill, and go for the kill, the evil. That should be the attitude. 300 पन्नों की इस पुस्तक में देश की राजनीतिक जगत की 50 महिलाओं के साक्षात्कार, उनके जीवन संघर्ष, राजनीति में आई चुनौतियां और देश के विकास में उनके योगदान का जिक्र किया गया है। पुस्तक के लेखक डॉक्टर अश्विनी शास्त्री हैं, जो भारतीय संस्कृति की गहरी समझ रखते हैं और नवभारत टाइम्स में सहायक संपादक हैं। मोहम्मद फातेह टिपू, राज्यसभा टीवी। बात मौसम की। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के कई हिस्सों में सोमवार रात आंधी तूफान और बिजली गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 60 हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं अहम शहरों के तापमान पर।